अब बात आई है सरकार की राजस्व प्राप्तियों की। अब आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपके सामने 4 विकल्प लिखे गए हैं, ये चारों ही वो तरीके हैं जिससे सरकार को पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, सरकार अगर उधार लेगी तो भी सरकार के खाते में पैसा आएगा, सरकार की जेब में पैसा आएगा। अगर सरकार ने, जैसे कि केंद्र सरकार ने राज्य को ऋण दे रखा था और जब राज्य सरकार ने ऋण वापस दिया, ऋण तो चुकाएगी ना राज्य सरकार, तो भी केंद्र सरकार की जेब में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। वैसे ही आप और मेरे जैसे लोग या अपने जो परिजन है वो जब कर भरते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो प्रत्यक्ष कर है चाहे वो अप्रत्यक्ष कर है, उससे भी क्या है, सरकार की जेब में पैसा आ रहा है। तो आपको ये तो तीनों की तीनों वो चीजें जिनके पास सरकार का पैसा तो आ रहा है या सरकार के पास पैसा तो आ रहा है। आपको ये बताना है कि जो सरकार की प्राप्तियां हैं या पैसा आने का तरीका है, इनमें से दो तो जो है वो तो है पूंजीगत प्राप्तियां, एक है राजस्व प्राप्ति। आपको बताना है कि कौन सी राजस्व प्राप्ति है और कौन सी जो है पूंजीगत प्राप्ति है। मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आप समय में उत्तर दे देना। मैं आपको इतना सशक्त बनाऊंगा कि आपको उत्तर देने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जो सरकार की प्राप्तियां होती है ना, पहली बात तो इसको अपने सरकार की वित्तीय नीति या राजकोषीय नीति में पढ़ते हैं। तो जो सरकार की प्राप्तियां होती है, प्राप्तियों का मतलब है वो सारे विकल्प जिनसे सरकार को पैसा प्राप्त होता है, सरकार की जेब में पैसा आता है, उसको सरकार की प्राप्तियां कहते हैं। उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है पूंजीगत प्राप्ति और एक होती है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति के मैं उदाहरण लिख देता हूं, उसके अलावा सारी पूंजीगत है। जितना भी कर से पैसा आया है सारा का सारा क्या है, राजस्व प्राप्ति है। जो भी पैसा जो है सरकार को ब्याज के रूप में मिला है, मतलब कि सरकार ने उदाहरण के लिए राज्य सरकार को ऋण दे रखा था, तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कुछ ब्याज दिया, तो जो ब्याज है वह भी राजस्व प्राप्ति है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों की जो आय है, सरकारी कंपनियों की आय, मतलब कि सरकार की रेलवे है, सरकार का बीएसएनएल है, तो इनसे आय होती है, तो वो आय किस में जाएगी, राजस्व प्राप्ति में जाएगी। उसके अलावा जो आपसे फीस ली जाती है, आप कोई फॉर्म भरते हो, आप पैन कार्ड बनवाते हो या कोई भी कार्ड बनवाते हो तो फीस ली जाती है। जो नागरिकों के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, आपने हेलमेट का चालान कटवाया, किसी का भी चालान कटवाया, तो वो जो पैसा होता है वो कौन सी प्राप्ति में माना जाएगा, राजस्व प्राप्ति में माना जाएगा। पूंजीगत प्राप्ति में क्या क्या आता है, पूंजीगत प्राप्ति में एक आता है उधार, एक आता है ऋण वापस मिलना। यहां पर एक चीज का ध्यान रखें कि अगर केंद्र ने राज्य सरकार को ऋण दे रखा है और जब राज्य सरकार उस ऋण को वापस चुकाती है, अगर मूलधन चुका रही है तो वो केंद्र सरकार की कौन सी प्राप्ति होगी, पूंजीगत प्राप्ति होगी। परंतु अगर उस ऋण के ऊपर केवल ब्याज चुका रही है, मूलधन नहीं चुका रही है, तो वो कौन सी प्राप्ति हो जाएगी, राजस्व प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो राजस्व प्राप्ति का मुख्य पैसा आता है वो आता है विनिवेश से। तो ये राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण हैं। अब आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं होगा, इससे ज्यादा विकल्प आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि कर के अंदर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कर कौन सा है। उत्तर दे दोगे वहां पर निगम कर, उत्तर गलत है। अगर आपने निगम कर उत्तर दिया तो उत्तर गलत है। अब की बार जो सरकार के पास जो सबसे ज्यादा पैसा आया वो किससे आया है, जीएसटी से आया है। इतने साल तक हमेशा अपने कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर ही पढ़ते आए हैं, किताबों के अंदर भी वही लिखा हुआ है। वो कम हो चुका है इस बार, क्योंकि देखो निगम कर तब लगता है जब कंपनियों की आय होती है। लॉकडाउन के अंदर कंपनियां बंद पड़ी थी तो उनकी आय कहां से होगी, अगर उनकी आय नहीं होगी तो उनसे कर कैसे लोगे। तो अब की बार जो सरकार के पास सर्वाधिक पैसा आया वो कहां से आया है, जीएसटी से आया है। ठीक है, कहानी सही है।